हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं अभी मार्च में घूमने के लिए निकली थी नेपाल के लिए। तो मैं वाराणसी से रक्सौल जा रही हूँ, बिहार की तरफ, यूपी से बिहार। और उसके बाद मैं जब रक्सौल पहुँचने के बाद ये जो पुल देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा पुल पड़ता है। सबसे लंबा इसका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, पर विश्व के सबसे बड़े लंबे पुल में कितना बड़ा है। देखिए, मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, मतलब पूरी बाद में अगर याद आएगा तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी। आप लोग कैसे हो प्लीज़ मुझे बताओ। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे बोलूँ नहीं बोलूँ, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। पर मेरा वीडियो देखिएगा जरूर, बहुत अच्छा है इधर, क्योंकि मैं जहाँ घूमी हूँ लमसम हर जगह का फ़ोटो मैंने लिया है अपने मोबाइल से ही। मैं वही थोड़ा बहुत दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को भी कि ये मैं जा रही थी, जो बच्चे ट्रेन पे बहुत मस्ती कर रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तुरंत बच्चों का, इसलिए बच्चे को भी बहुत मज़ा आ रहा था। ऑल फैमिली जा रहे थे। और ये अब मैं नेपाल मतलब रक्सौल पहुंचने वाली हूँ, क्योंकि रक्सौल हो करके ही हम लोगों ने नेपाल की एंट्री की। तो रक्सौल स्टेशन पर उतर के हम लोगों ने तुरंत नहीं पहुंचाइएगा, हम लोग को बहुत शौक थोड़ा लगा वीडियो बना लेंगे ना कि हमें बैठना है। तो ये जो टमटम वाला नहीं, मतलब आपका मैं आपको टेम्पो स्टैंड तक ले जाऊँगा, जहाँ से आप गाड़ी अपना बुक कर सकती हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो शूट किया। अभी तो हम लोगों का मोबाइल चल रहा था, नेट वगैरह चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि जैसे ही बॉर्डर के पार हो जाएंगे तो आप लोगों का मोबाइल बंद हो तुरंत नहीं पहुंचाइएगा, आप लोगों को न्यूज़ थोड़ा वीडियो बना लेंगे ना। नेपाल की एंट्री जब हो जाएगी, नहीं, मतलब बॉर्डर आपका पर गाड़ी पहुंचने के बाद आपका मोबाइल चलना बंद हो जाएगा। तो इन्होंने हमें कहा कि थोड़ा सा मैंने बना लीजिए यहाँ का वीडियो, मैं थोड़ा सा वीरगंज बॉर्डर के पास भी रोकूंगा, वहाँ पे भी आप लोग बनाइएगा, आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनका रेट एक लोगों ये गिन करके ले रहे थे कि जितने लोग हैं 40 रुपये के हिसाब से इन लोगों ने बैठाया था। पर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है मैं बचपन में ही बैठी थी। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था घोड़े गाड़ी से, पता नहीं क्यों इतना डर रही थी। को भी नहीं पकड़े। आप लोग कहाँ कहाँ से हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और आप अपने बारे में बताएं कुछ। मैं वीडियो कैसे डालूँ नहीं डालूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं वाराणसी से रक्सौल पहुंची थी, रक्सौल से फिर मैं ये टमटम ली थी, टमटम लेने के बाद मैं वीरगंज बॉर्डर जा रही हूँ। वीरगंज बॉर्डर में मैं थोड़ा फ़ोटो शूट करवाऊँगी, वहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं। कोई भी गाड़ी जब भी आप जा रहे हो तो वहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए वो लोग रुकते हैं 5 मिनट के लिए। ये लोग 5 मिनट के लिए वहाँ पे रुकेंगे। मैं जहाँ जा रही थी तो देखी मैं उधर बहुत कड़ाई रहते हैं बॉर्डर के पास, सब जगह के बॉर्डर के पास कड़ाई रहता है। पर यहाँ पे बहुत चेकिंग चल रहा था, यही बॉर्डर का गेट है। लेकिन हम लोगों को जब फैमिली के साथ कहा गया कि घूमने निकले हैं तो उतना नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों सुरक्षा की बात हो जाती है तो कोई भी चेक करके ही अंदर जाने देंगे। बस बॉर्डर हम लोग जस्ट पार करेंगे, फिर वहाँ पे मैं आपको दिखाती, लेकिन वहाँ पे बंद हो गया था मोबाइल का। लोगों का कहना था कि बॉर्डर के बाद आप मोबाइल अंदर रख लीजिएगा, नहीं तो फोर्स मोबाइल छीन लेते हैं। तो हम लोगों ने चुपचाप से रख दिया कि क्यों किसी के मतलब किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम, हम लोगों को नया जगह में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोगों ने चुपचाप रख दिया अपना मोबाइल। एरिया बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा, मतलब कहते हैं ना कि लग रहा था कि मैं बहुत बिल्कुल जो इंडिया से बाहर क्या होते हैं, नेपाल भी बहुत साफ़ सुथरा एरिया है, लेकिन इंडिया में क्यों इतनी गंदगी फैलाए हैं हम लोग, ये नहीं समझ में आता है। हम लोग जैसे लोगों का हाथ होता है, बहुत जगह तो बहुत सफाई रहती है, लेकिन बहुत जगह बहुत गंदगी रहती है। बिहार में भी वही हाल था। और देखिए, जैसे ही हम लोगों ने नेपाल एरिया पार किया, उसके बाद का आप देखिएगा तो आपको भी लगेगा कि कहाँ आ गए। लग रहा था जैसे कोई बहुत अलग जगह पे, कोई पॉल्यूशन नहीं था। वहाँ पे गाड़ियाँ भी जो चल रही थी, देखा मैंने सारा चार्जर मतलब बैटरी वाली कार थी। कोई भी गाड़ी मतलब ये नहीं था कि जैसे हम लोग का होता है ना पूरा भीड़
इंडिया में कितना भीड़ होता है, हल्ला होता है, पर मतलब वहाँ का हर चीज़ अलग लग रहा था। और आप लोग भी बताइए कि आप लोग कौन कौन नेपाल गए थे। मुझे तो अच्छा लगा, पर ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन घूमने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर रह नहीं ये लीजिए, पाऊँगी। मेरा वीडियो बनाइएगा। रहना तो मुझे अपने इंडिया में ही है, खास करके बनारस में ही। हमारा सबसे खूबसूरत शहर है बनारस। जो जहाँ रहते हैं उनके लिए वही खूबसूरत होता है। पर हम घूमने जा रहे हैं तो 1-2 दिन तो ठीक है, पर ज़्यादा दिन के लिए कहीं ठीक नहीं है। नेपाल तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यहाँ से कहते हैं महंगा नहीं, पैसा के मामले में वो शहर थोड़ा सा कम है, बट खाना पीना सब महंगा है, हमारे तरफ से ज़्यादा महंगा है। जो मोमोज वगैरह हम लोगों ने खाया था वो यहाँ से बहुत ज़्यादा महंगा था वहाँ पे। और यहाँ पे हमें 20-25 30 सब में समोसे मिल जाते हैं, वहाँ पे 30 रुपये से समोसे स्टार्टिंग थे। मतलब कहते हैं हर चीज़ में हाई रेट। और आप लोग बताइए कौन कौन गए हैं नेपाल, प्लीज़ मुझे मैसेज करें। ये देखिए मेरी पूरी फैमिली है, ये बड़े वाले भैया हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं, ये मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है। ले ली, मेरा तो वीडियो बना रहा है ना, वो नीचे उतरी थी, फ़ोटो खिंचवा रही थी, पर लगता मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। क्या है ये, क्या चीज़ का है? पूरा शंकराचार्य जी का है? नहीं ना, नेपाल का गेट है। ये मेरा बेटा है, भैया बोल रहे हैं शंकराचार्य जी। फ़ोटो खींच रहा था इन्हें, इसी मैंने कहा फ़ोटो थोड़ा बहुत खींच दो। ये देखिए नेपाल का झंडा, एक तरफ इंडिया का बना हुआ था, एक तरफ नेपाल का। अब ये स्टार्ट हुआ है, बस गेट के पार होने के बाद कुछ दूर जाने के बाद ये घोड़े गाड़ी भी आगे नहीं जाने को मिलता है, ये भी वहाँ उतार करके लौट जाते हैं। पर कुछ दूर में मतलब ले रही थी मैं, फिर इसके बाद उन्होंने कहा मोबाइल रख दीजिए, तो थोड़ा दूर चला करके फिर मैंने मोबाइल रख दी हूँ। थोड़ा पीछे की तरफ से ये नेपाल हम लोग जा चुके हैं, बिहार से नेपाल की एंट्री हो चुकी है। कुछ अलग देश जाने में बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो गया था मौसम की वजह से, जो कि अभी तक ठीक नहीं हो पाया है लौटने के बाद भी। ये देखिए हम लोगों ने 4 व्हीलर लिया, 4 व्हीलर 10 सीटर था, लेकिन ये चार्ज करते थे, आधे आधे घंटे रोक करके गाड़ी को चार्ज किया जाता था। दिन भर में 2 बार चार्ज हुआ है। और जब भी ये गाड़ी रुकती थी आधे घंटे, तो हम लोग वहीं पे खाना वगैरह अपना जो भी होता था खाना खा लेते थे। टाइम हम लोगों का बचता था। हम लोगों ने सुबह निकली थी गाड़ी भी, ये जो 4 व्हीलर है हम लोगों ने ले लिया है। ये देखिए हम लोग अब काठमांडू की तरफ पहुंच चुके हैं। ये काठमांडू के रोड में ही चल रहे हैं गाड़ियाँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने को भूख बहुत तेज़ से लगा था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 12 बजने वाला था। हम लोगों ने गाड़ी वाले भैया को कहा थोड़ी देर कहीं पे आप रोकिए, बच्चे जिस तरह का बोल रहे थे कुछ खाना खा लें। ऐसे सूखा नाश्ता तो सब लोगों ने कर लिया था, पर होता है ना कि खाना एक अलग चीज़ होती है। खाना पेट में जाने के बाद थोड़ा सा राहत होता है। फिर कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, होटल वगैरह बहुत दूर जाने के बाद जब आधा घंटे के लिए हम लोग बोले रोकिए, तो अब देखिएगा हमारा गाड़ी रुकेगा। मैं खाना का ले नहीं पाई हूँ, पर खाने में कुछ ज़्यादा था नहीं। 200 रुपये प्लेट, इंडियन प्लेट 200 रुपये लग रहे थे, तो नेपाली तो और ज़्यादा ही थे वहाँ के। तो यही है कि इंडिया का पहले पैसा नहीं चलता था, जहाँ तक मुझे पता है। अब क्या है कि कहीं भी इंडिया का पैसा चलता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल में इंडिया का पैसा आराम से चलता है। रास्ता बहुत खूबसूरत था, जाने में बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए मैं खाना स्टार्ट कर दी थी, मैं ले नहीं पाई हूँ ज़्यादा, मतलब हर टाइम मोबाइल से फ़ोटो नहीं ले पा रही थी। खुद से लेना होता तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है। सब कोई खाना खा रहे थे, खाना में कुछ ज़्यादा था नहीं। एक वहाँ पे बड़े बड़े पत्ते थे, उसके साग बने हुए थे जो कि टेस्ट में बहुत अच्छे थे। चावल थी, दाल, और ये बच्ची जो देख रही है बहुत क्यूट थी। इसका फ़ोटो मैंने लिया क्योंकि मुझे ये बच्चे बहुत हंस रहे थे मुझे देख करके, तो मैंने इसका वीडियो थोड़ा सा बनाया। यही होटल था जो कि हम लोगों ने रुका, तो बच्चे लोग खाना खा रहे थे और दाल के साथ भुजिया थी थोड़ी सी। खाना मतलब
जो हमारे इंडिया का खाना ज्यादा की तरह किनारे कहीं नहीं जाओ। खाना नहीं। जैसे होता है हम लोगों की तरफ सब्जी होते हैं 2-3 तरह, वहाँ सब्जी का कोई नामो निशान नहीं था। आलू थोड़ा सा काट करके भूंज करके दे दे रहे थे, और ज़्यादा सब्जी में क्या है, पत्ते थे। खीरा की सब्ज़ी मैंने पहली बार खाई। वहाँ खीरा का सब्ज़ी था, मूली का सब्ज़ी, यही सब था। देखिए वहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, यहाँ का बहुत ही सुंदर व्यू था, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ खाना हम लोग खाए थे वहाँ से निकलने के बाद का व्यू है ये। अब हम लोग यहाँ से भी निकल चुके थे। अब निकलने के बाद हम लोग छोटा सा खाली है, 2 काठमांडू जब पहुँचेंगे तो वहाँ का फोटो हम आपको ऊपर जो दरवाजा दिखाते टाइप हैं। का आगे हुआ है। थोड़ा बहुत वो मैं देखिए 2 ली, है ना। उसके बाद डायरेक्ट मंदिर का हो सकता है, मंदिर का हाँ, फोटो बहुत हो छोटू, इतना हमारे छोटा पास। डैम नहीं होगा कोई। हम लोगों ने फिर आराम से कहा कि पहला दिन जो है कि जब हम लोगों को लेट हो गया पहुंचने में, काठमांडू हम लोग 4 बजे पहुंचे, तो हम लोगों ने कहा नागरकोट घुमा दीजिए, सनसेट देख लेंगे हम लोग। तो गाड़ी वाले ने कहने लगा बारिश का मौसम किया हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा सनसेट देखने में। लेकिन बच्चे जब जिद करने लगते हैं ना, तो होता है ना कि चलिए एक बार, हो सकता है कि बीच का रास्ता में बारिश हो रहा, उधर ना हो रहा हो। लेकिन हम लोगों ने सनसेट तक पहुंचने के बाद भी सनसेट नहीं देख पाई, क्योंकि पूरा बारिश और इतना धुंध हो गया था कि जाने के बाद हम लोगों को डर लगने लगा, क्योंकि गाड़ी जब वो चला रहे थे तो उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था आगे का रास्ता। इतना कोहरा सा छा गया था 5 बजे के लमसम। हम लोग भी डर गए। हम लोगों ने आधे रास्ते से ही कहा कि अब नागरकोट हम लोगों को मत ले जाइए, सनसेट हम लोगों को दूसरे दिन दिखा दीजिएगा। पर गाड़ी वाले नहीं तैयार हुए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जैसे कहा गया है मैं उसी तरह से घुमाऊंगा। और हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती की कि तीनों दिन का बुकिंग एक ही बार करवा लिया था 20,000 रुपये दे करके, जो कि वहाँ का शायद वही 40,000 लमसम होता है। मैं भी उतना जोड़ करके नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी उतना नहीं आता है कि कैसे, मतलब नेपाली पैसा ज़्यादा होता है हमारे इंडियन के हिसाब से। हमारे इंडियन के हिसाब से हमें 20,000 लगा गाड़ी का। वो 3 दिन का बुकिंग था, मतलब यहाँ घुमाना और यहाँ से वापस स्टेशन छोड़ना। लेकिन गाड़ी वाले भी थोड़ा सा जिद पे आ गए, नहीं मैं आज जो नहीं देख पाएंगे हम कल उसे नहीं दिखा सकते। जबकि हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि कल सुबह दिखा दीजिए, हम लोग उठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 6 बजे पहले नहीं आऊँगा, और आपको अगर सनसेट देख रहा है तो आपको वहाँ 5 बजे सुबह पहुँचना पड़ेगा। हम लोग जाने के लिए तो बिल्कुल तैयार थे, पर वो घुमाने के लिए ही नहीं तैयार थे। तो हम लोगों ने फिर ज़्यादा जिद नहीं की। सनसेट के पास पहुंचने के बाद भी हम लोग जब नहीं देख पाए, पहला दिन हम लोग का लक बिल्कुल भी ख़राब, क्योंकि जा रहे थे तो पूरे रास्ते बहुत अच्छे हैं, आप भी देख रहे होंगे। और जब वहाँ पहुंचा तो देखिए अचानक से बारिश के बाद पत्थर भी गिरने लगे थे बहुत बड़े बड़े। हम लोगों ने तो कहा हो गया, आप लोगों का देखिए, आप लोगों को अगर दिख रहा है ये पत्थर गिरे हुए हैं वाइट जो है, ये देखिए। हम लोगों ने फिर भी जिद किया कि लेकर चलिए, हो सकता है उधर बारिश ना हो रहा हो, क्योंकि आधा रास्ता बारिश हो रहा था, आधा रास्ता नहीं हो रहा। जब ये गाड़ी चलाने लगे तो कुछ दूर जा कर के बारिश तो बंद हो गया, लेकिन जब हम लोग सनसेट के पास, जहाँ पे सनसेट दिखाया जाता था, जब हम लोग ऊंचाई पे पूरे जा चुकी थी मैं, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश होने लगी तो हम लोगों ने लौट करके कहा रहने दीजिए, हम लोगों को नहीं जाना है। अब ये देखिए दूसरे दिन का है। ये दूसरे दिन हम लोग पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए 4 बजे सुबह में नहा वहा करके 4:20 में निकल गए। और हमारे ससुर जी मुझे चिढ़ा रहे थे और कैमरा के सामने आकर के बोल रहे थे कि मेरा भी लीजिए। तो मैंने लिया और फिर वो चले गए हंस करके। वो जब आगे चले गए तो मेरी सासू माँ को चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था, जिसके कारण वो धीरे धीरे आ रही थी। पैर में उनका प्रॉब्लम है। और मंदिर के पास हम लोग आराम से दर्शन के लिए, क्योंकि 6 बजे हम लोग की गाड़ी आने वाली थी, अंदर हम लोग चले गए। और यही था कि बारिश नहीं हो रही थी, नहीं तो ये ऐसा जगह है, ऐसा मंदिर है कि कहीं आप खड़े होने का भी जगह नहीं है कि आप बारिश से बच सकिएगा। धीरे आपको मेन है वो जगह जहाँ पे हम लोगों को दर्शन करना था, पशुपतिनाथ मंदिर। ये देखिए बहुत खूबसूरत है। ज़्यादा नहीं 10 मिनट अंदर चलना पड़ता है, उसके बाद आराम से दर्शन करके। और भीड़ नहीं थी तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि आज इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, आप लोग आराम से दर्शन कीजिए, क्योंकि रोज़ 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही, जिसके कारण भीड़ कम लग रहा है।
यहाँ के लोग नहीं आ रहे हैं। तो हम लोगों ने अंदर का दर्शन किया। यहाँ पे मोबाइल ले जाना मना नहीं था, पर फ़ोटो खींचना मंदिर के अंदर बिल्कुल मना था। उन्होंने पहले कह दिया कि अपना मोबाइल अपने पास ही रखिए, लेकिन हाँ फ़ोटो मत लीजिएगा। तो हम लोगों ने भी जहाँ का जो रूल है वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं हम लोग भी कि नहीं। और वही इंडिया होता तो ज़बरदस्ती किसी तरह छुप करके भी फ़ोटो इंसान ले लेता, पर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। अगर वो मुझे मोबाइल विश्वास के साथ अंदर ले जाने दे रहे हैं, हर चीज़ बैग चेकिंग वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे, आप आराम से अंदर जा सकते हैं। और देखिए ये अंदर का पूरा, ये अंदर जाने के बाद थोड़ा लाइट हो गया था क्योंकि 5 बज चुके थे। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मंदिर लग रहा था। ये लाइट अभी जले हुए थे और जब यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाने के लिए सब कोई खड़े हुए थे कि फ़ोटो अच्छा आ रहा था यहाँ पे। ये गेट है, पर इसके अंदर जाने के बाद जो मेन गेट होते हैं जिसके अंदर से मोबाइल बनता है, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया पशुपतिनाथ का और फिर अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हम लोगों ने मोबाइल रख दिया था। ये देखिए, आप कुछ दूर देख लीजिए, यह है इनका मेन गेट जहाँ से एंट्री हुआ है। ले रहे हैं आप, ले लीजिए वो फ़ोटो। यहाँ पे मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे को चप्पल ले जाने के लिए भी कोई मनाही नहीं थी, अंदर चप्पल ले जा सकते थे। बड़े लोगों को खोलना, हम लोगों का मन नहीं किया तो हम लोगों ने बच्चों का भी उतार दिया, क्योंकि हम लोगों में इंडिया में कभी भी मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं, पर यहाँ का कुछ और अलग नियम था। ठंड भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा ठंड था और हम लोगों ने एक भी स्वेटर जैकेट नहीं रखा था। बिल्कुल माइंड से उतर गया था क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे। वो निकले हैं जिस दिन हम लोगों को निकलना था नेपाल के लिए, उसके एक दिन पहले हड़बड़ में हम लोगों ने पैकिंग की थी, जिसके कारण स्वेटर शॉल हम लोगों ने कुछ भी नहीं रखा था, क्योंकि हस्बैंड लोगों का कहना था कि नहीं उतना ठंड नहीं है। लेकिन पहाड़ी इलाका के लिए हमेशा इंसान को पहले से कुछ रखे ना रखे एक शॉल तो ज़रूर रखना चाहिए, और बच्चे साथ में हो तो ज़रूर। हमारी बेटी को बहुत ठंड लग रहा था, बोल रही थी मम्मी बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हम लोगों ने फिर शाम को यहाँ से निकलने के बाद जैकेट ख़रीदा बच्चों का, क्योंकि हम बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। बच्चे को अगर तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए कभी भी आप नेपाल जाएँ, चाहे किसी भी मौसम में जाएँ, पर जैकेट हमेशा लेकर के जाएँ, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ 12 महीने उसी तरह रहते हैं, जैसा आज है वैसा हर मंथ ऐसे ही रहता है। और ज़्यादा होता है कम होता है, पर रहता है इतना ज़रूर है। बारिश भी हमेशा होती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, इसलिए। यहाँ पे बंदर बहुत सारे थे, कबूतर थे, मतलब यहाँ के बंदर भी बहुत सीधे थे, किसी के हाथ से कुछ छीन नहीं रहे थे, जैसे होता है ना कि जान निकल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये मंदिर के अंदर मेरे बेटे को मतलब पंडित जी ने पहना दिया था रुद्राक्ष का माला, और मुझे रुद्राक्ष खरीदने का बहुत शौक़ था, पर मैं ले नहीं पाई। मतलब घूमने के चक्कर में होता है ना कि भूल गई या हड़बड़ निकल जाना। अब यहाँ से दौड़ कर गाड़ी पकड़ना था। हम लोगों को गाड़ी जो है कि नहीं करना चाहिए था एक साथ, हम लोगों ने वही गलती कर दी। हम लोगों को गाड़ी सिर्फ एक दिन का करना चाहिए था, बस काठमांडू तक पहुंचने के बाद वहाँ से फिर पर्सनल गाड़ी लेना चाहिए था। हम लोगों ने काठमांडू नेपाल में ही पर्सनल गाड़ी जो करते हैं सबसे बेकार काम कर दिया। और गाड़ी वाला भी अपने हिसाब से, मतलब नया जगह हमारे लिए भी था, वहाँ नेट भी बंद हो गया था कि जो हम लोग मोबाइल में कुछ देख करके समझ पाएँ। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर एक सिम खरीदा, एक ही सिम लिया क्योंकि ज़्यादा सिम लेने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो एक सिम में 7 GB डाटा था। 7 GB कितना चल सकता है तो आपको भी पता है, और 7 दिन का था, तो हम लोगों को 3 ही दिन रहना था। अब वहाँ से निकलने के बाद देखिए हम लोगों ने नाश्ता किया है। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी था, दोबारा फिर कहीं मिला भी नहीं हम लोगों को। ये हम लोग पशुपतिनाथ दर्शन करने के बाद बहुत स्तूप था, उसके बाहर दर्शन ये नाश्ता किया हम लोगों ने। हल्का मीठा था, चावल का बना हुआ था, अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये आगे हम लोग अभी बूढ़ा नीलकंठ के नाम से मंदिर था, जहाँ की शिव जी जो है कि लेटे हुए हैं। ये मंदिर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे भी चप्पल की कोई मनाही नहीं थी, आप अंदर जाइए, फ़ोटो भी ले सकते हैं।
जूता मत खोलो। और दर्शन करना है, दर्शन करके निकल जाना है, बस यही दर्शन करना था बूढ़ा नीलकंठ जी का। हम लोगों ने बहुत अच्छा से दर्शन किया। इसके बाद हम लोग स्वयंभू मंदिर जाने वाले थे। जब दर्शन किया थोड़ा सा फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी मैं बढ़िया से, पर नहीं हो पा रहा था, भीड़ था थोड़ा वहाँ पे। यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। ये चारों तरफ से तालाब टाइप का बना हुआ था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। और ये देख रहे हैं, ये जो पानी नज़र आ रही, उनके बीच में शिव जी की मूर्ति लंबे से आकार में सोए हुए थे, जो कि बूढ़े नीलकंठ के नाम से हैं। यहाँ का भी दर्शन हम लोगों ने किया। अब यहाँ से स्वयंभू मंदिर हम लोग निकले। ये देखिए, ये स्वयंभू मंदिर है जो कि सांगा में पड़ता है। ओ ऊपर जाना है, सांगा में पड़ता है। यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत ही बड़ी शिव जी। देखिए रुद्राक्ष है। हो सकता है मेरा वीडियो में आया हो मूर्ति का, क्योंकि मैं बहुत दूर से उतर करके ले रही थी। बहुत बड़ी मूर्ति थी, हो सकता है लेने में दिक्कत हुआ, पर शिव जी का मूर्ति है। आप लोग देखें इस मूर्ति को। मैं अंदर जा रही हूँ। जरा ना, यहाँ पे टिकट थे, यहाँ पे भी टिकट लग रहे थे। देखो ना, ये तो बौद्ध स्तूप है, ये बौद्ध स्तूप मंदिर है। नहीं, ये स्वयंभू मंदिर है, स्वयंभू मंदिर। क्योंकि मैं भी भूल जा रही हूँ ना, बहुत घूमते घूमते होता है ना, एक ही दिन में 2-3 मंदिर जाओ तो नाम भूल जाना। इनको स्वयंभू मंदिर कहते हैं। क्योंकि देखिए, मैं गलत बोलूँगी तो कोई नेपाल के होंगे तो फिर वो तुरंत मुझे बताएंगे कि ये गलत बता रही हैं, पर मैं ये स्वयंभू मंदिर है। अब यहाँ के बाद हम लोग सांगा जाएंगे। सांगा में जो है कि बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत लंबी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है, कि वो विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति नेपाल में है शिव जी का। यहाँ के बाद हम लोग अब जाएंगे। यहाँ पे अभी हम दर्शन कर रहे हैं, सब कोई घूम रहे थे। सब यही है कि ऊंचाई में थी, सारे मंदिर ऊंचे ऊंचे जा कर के चढ़ करके थे। लेकिन सबसे अच्छा दर्शन पशुपतिनाथ का ही लगा, ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। बाकी हर मंदिर में थोड़ा थोड़ा दूर चलना पड़ रहा था। ये बौद्ध स्तूप है, बौद्ध जी का मंदिर। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आप लोग हंसोगे, पर मैंने अंडा खाते हुए अंदर में मंदिर के बाहर प्रांगण में सब बैठ करके, कुछ लेडीज़ें थी नेपाल की, वो लोग जैसे हम लोग कैसे कहीं जाते हैं तो प्रसाद वगैरह खाते हैं सब बैठ करके, वो लोग अंडा का सेवन कर रही थी। और उसके साथ चावल था कि क्या था, पर समझ में नहीं आया। मैं वीडियो लेना चाह रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं, क्या अच्छा नहीं है। अब यहाँ का जो परंपरा है वो चल रहा है, पर मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे अंडा चलता भी है और चढ़ता भी है। आखिर मंदिर के अंदर खा रहे हैं तो कोई तो बात होगा। पर ये बौद्ध जी का मंदिर है, इन्हें बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये मैंने थोड़ा सा सबको घुमा रहा था तो मैंने भी घुमाया, पर नियम तो इनका मैं भी नहीं जानती हूँ। ये बौद्ध धर्म से है, पर जहाँ जैसा नियम होता है वो तो करना ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ से पूरा शहर इतना खूबसूरत दिख रहा था, लग रहा था जैसे पूरा नेपाल दिख रहा हो, पूरा काठमांडू नज़र आ रहा हो, इस तरह का लग रहा था वहाँ पे। हम लोगों ने कुछ फ़ोटोशूट किया। यहाँ पे भी बंदर बहुत सारे थे, ये फ़ोटोशूट करवा रही थी कुछ बड़ी वाली जो दीदी थी हमारी, और बेटी हैं उनकी। ये देखिए, सभी लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट करवा रहे थे। मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो ली हूँ। अभी इधर से हम लोगों को ऊपर की तरफ जाना था, जहाँ पे एक और छोटी छोटी मंदिर बनी हुई थी, जो कि घूमते हुए निकल रहा था बाहर की तरफ। तो ये घूमने के बाद हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग सांगा की तरफ, मतलब सांगा में ये भी पड़ रहा है देखो। और एक बड़ी मूर्ति जिसके बारे में मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, बड़ी मूर्ति है शिव जी का, वो पड़ेगा। स्वयंभू मंदिर के बाद हम लोग बड़ी मूर्ति की तरफ जा रहे हैं।
यहाँ से फिर मैंने मतलब फ़ोन में रख दी थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा था, ज़्यादा नहीं था। मुझे सब जगह का थोड़ा थोड़ा वीडियो लेना था, इसलिए मैं पूरा वीडियो नहीं ले पाई। नहीं तो मैं रास्ता भी दिखाती आप लोगों को कैसे जाना है नहीं जाना। और थोड़ा पीछे बैठ जाने से थोड़ा दिक्कत होता है। आगे मेरे ससुर जी बैठे हुए थे, मैं आगे बैठ नहीं सकती थी। गाड़ी के आगे बैठने से वीडियो लेने में बहुत आराम होता है। ये देखिए मैं मंदिर आ चुकी हूँ। बड़ी मूर्ति जो है, जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, ये आपको कम से कम कितनी लंबाई चौड़ाई तो मुझे याद नहीं आ रही वहाँ से आएगा। अभी मेरे बच्चे भी रहते तो बता देते क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था। और ये सबसे बड़ी मूर्ति है विश्व की, शंकर भगवान की मूर्ति है। हमने इससे पहले मैं गई थी शिमला में जो घूमने गई थी तो वहाँ पे मूर्ति हमने देखा था बजरंगबली का बहुत बड़ा मूर्ति देखा था, वो भी बहुत भव्य था। उसी तरह ये नेपाल क्या ये विश्व का सबसे शिव जी का मूर्ति इतना बड़ा हम लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। देखिए मैं फ़ोटो ठीक से ले भी नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत नीचे उतर करके सीढ़ियों से जाने के बाद ही फ़ोटो इनका शूट कर पाई हूँ। 2-3 फ़ोटोज़ है जो कि मैं बाद में डालूँगी, शिव जी का डालूँगी, फ़ोटो भी डालूँगी यूट्यूब पे क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ मैंने जो लिया है वो बहुत क्लियर आया है। वीडियो बनाने में थोड़ा सा मैं गड़बड़ हो जा रही थी, बारिश जो हो रही थी उसी से मैं परेशान थी। अभी भी हल्की हल्की बारिश यहाँ हो ही रही है। मेरे हस्बैंड फ़ोटो खिंचा रहे थे, मेरा बेटा, मैंने सबका फ़ोटो लिया है। मेरा ही कोई नहीं ले रहा था, सब तो खिंचवाने पे थे खुद का। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में खुद का फ़ोटो शूट नहीं करवा पा रही थी। ये देखिए ये पूरा नीचे जाने के बाद बहुत अच्छा फ़ोटो ऊपर का मतलब मंदिर का आ रहा था, जो सबसे नीचे जाने के बाद ही फ़ोटो सुंदर आ रहा था। ऐसा ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा था। ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, ठंड से परेशान थे। और मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि घूमने आई हो तो थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखना चाहिए। अब क्या किया जाए, उन्हें ठंड नहीं लगती, हम लोगों को ठंड लगता है। ये देखिए यहाँ से मंदिर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये मूर्ति खुले में है। फिर बारिश के लिए थोड़ा सा जगह था कहीं पे रुकने का, तो थोड़ा देर हम लोग रुक गए थे। अब ये शाम के टाइम मैं फिर से आ गई पशुपतिनाथ जी का। जब मैं शाम की आरती के लिए मैं जा रही थी नीचे जो सब बैठा तो था वही नदी के बगल में, जो मंदिर के अंदर ही नदी है पीछे की तरफ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ से भी तो नहीं दिखेगा, पे जला भी रहे हैं। वहाँ पे आराम से सारी औरतें बैठ करके देख भी रही थी। हर कुछ मैं भी बैठ कर देख रही थी कि कैसे, मैंने जो चीज़ हम लोगों ने कभी नहीं देखा है वो वहाँ पर बैठ करके मैं पहली बनारस में रह करके भी मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उस घाट पे मणिकर्णिका घाट पे जाके बैठ करके ये सब देखूँ। पर वहाँ जब मैं आरती देखने बैठी जहाँ पे हमें बैठना था, वहाँ से सीधा ये मृत्यु, जब मर जाते हैं इंसान, उनका सारा जो होता है, जो भी क्रियाक्रम वगैरह वहाँ पे हो रहा था, जो जलाने की जलाया जाता है वो सब हो रहा था। अब सामने से वो सीधा दिख रहा था, बार बार नज़र उन्हीं पे जा रहा था। तो मैं थोड़ी देर पीछे होकर के बैठ गई, पर यहाँ पे खड़े होने से पूरा दिख रहा था। देखिए मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, यहाँ पे जल रहा है, लाहस जल रहा है। और इधर जिधर हम लोग खड़े हैं वहाँ पर आरती होने की तैयारी चल रही थी। अब आप बताइए मतलब ये कैसा मतलब है। उसी घाट पे एक तरफ सोग हो रहा है, एक तरफ आरती हो रहा है। तो सत्य है, जीवन का सत्य देखने को मिल रहा था, पर फिर भी डर लगता है। उस सत्य से बहुत डर लगता है क्योंकि अब देखने के बाद भी थोड़ा सा अंदर से घबराहट जैसा मुझे लगने लगा था। पर मैं बैठ गई। अब यहाँ मैं आरती देखने के लिए बैठ गई थी और यहाँ से जस्ट उस तरफ जो आपको मकान दिख रहा है उसके नीचे जलाया जा रहा था। तो मुझे लगता है जितनी देर आरती होती है उतनी देर के लिए उधर का कार्यक्रम रोका जाता है, होगा ज़रूर, क्योंकि इधर पूजा अगर हो रहा है पर उधर जल रहे थे, उधर उनका धुआं ऊपर हो रहा था, जो यहाँ आरती हो रही है। ऐसा तो हमने बनारस में भी अलग अलग घाट बना हुआ है, पर यहाँ सारा चीज़ एक ही घाट पर था। इस तरफ मतलब पूजा हो रहा है और उस तरफ जलाया जा रहा है। हम मणिकर्णिका घाट भी कभी नहीं जाते हैं वो सब चीज़ दिखने। यहाँ भी बहुत लोग देखते हैं बैठ कर के, पर हमारी हिम्मत नहीं होती है। पर वहाँ पर नज़र आ जा रहे थे सीधे में, तो मैं भी देख रही थी क्या किया जाए। इस मंदिर में आने के बाद मैं यही सोच रही थी ना कि
सब लोग जब कोई ख़त्म होता है तो कैसे हटाने लगते हैं, दूर करने लगते हैं। और जब मंदिर का दर्शन करने अंदर जा रहे थे तो लाहस भी अंदर जाके ही पार हो रहे, एक ही गेट से सब पार, तो उन्हें छुआछूत नहीं लग रहा था। इंडिया में ही सबसे ज़्यादा है कि कोई ख़त्म हो जाता है तो इतना नियम करवाते हैं, इतना करवाते हैं कि मतलब जो मरा तो मरा, और 13 दिन तक जो उनके फैमिली वाले हैं वो आधा ऐसे ही भूखे मर जाते हैं। मैं यही सोच रही थी वहाँ पे बैठ करके कि और यहाँ पे देखिए उसी रास्ते से लाहस भी आ रहे हैं, हम लोग भी अंदर आ रहे हैं, तो क्या हम लोगों में और यहाँ मंदिर जाने लगेंगे। अगर कोई किसी के घर का कोई मरा हुआ आदमी चला भी गया और 13 दिन नहीं भी हो रहा तो सटते नहीं हैं, उनके दरवाजे पे जाते नहीं हैं। गजब का अपने इंडिया का सोच है। कुछ तो बाहर के देशों से सीखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है ये बताइए। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था, मुझे वो देखने के बाद लग रहा था कि ये गलत होता है। अपने इंडिया में बहुत ऐसा चीज़ गलत होता है, जो चीज़ मतलब एक इंसान जाता है दुनिया से, घर के जाते हैं वो भी, जिनका घर है, जिनका पैसा है, उन्हीं के पैसे पे हम भी राज करते हैं, लेकिन उन्हीं को तुरंत ख़त्म होने के बाद हटाने लगते हैं कि जाइए तुरंत, मतलब सब चीज़ में कपड़ा धोने लगते हैं मरने के बाद। मतलब क्या सब चीज़ में कुछ होता है ऐसा। और उस शहर में मैंने देखा कि वहाँ की लेडीज़ें भी घाट पर जा रही हैं। अब उनके हस्बैंड ख़त्म हुए हैं तो देख रहे हैं कि मैं वहीं पे रो रही थी, उनके सामने सारा चीज़ हो रहा था, उनके सामने ही। यार हम लोगों के इंडिया में तो घाट पे लेडीज़ों को जाने भी नहीं देते हैं। किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो सिर्फ जेंट्स जाएंगे, लेडीज़ें नहीं जाती हैं। बेटा ही आग दे सकता है, बेटियों को कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत ऐसी चीज़ में रोक टोक अभी भी इंडिया में है। मैं सब जगह की बात नहीं कर रही हूँ, पर जहाँ जहाँ मैं हूँ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नियम कानून से बंधे हुए हैं। मरने वाला तो मर के चला जाता है, पर हम लोगों को 13-14 दिन तक जो होते हैं, जो आधा जान ले लेना होता है वो ले लेते हैं सब लोग। मैं इस चीज़ को गलत मानती हूँ। यहाँ के लोगों में ऐसा कुछ नहीं था। उधर से भी जिधर से जलाया जा रहा था उस घाट से भी लोग इधर आरती देख रहे थे बैठ कर। क्या उन्हें छुआछूत नहीं लग रहा था? ये देखिए पूरे 45 मिनट की आरती थी और बहुत अच्छा आरती हुआ था वहाँ पे भी, जैसे बनारस में होता है उसी तरह। पर जो सुविधा बनारस में है वहाँ पे थोड़ा जगह कम होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा था, पर बहुत अच्छा आरती हुआ। खुद से गा रहे थे लोग, और आरती आप लोग भी देखिए, आरती बहुत अच्छा हो रहा था। बीच में हम नहीं ले पा रहे थे कि कुछ लोग सामने खड़े हो जा रहे थे तो दिक्कत हो रहा था। यहाँ का सिस्टम भी बहुत अच्छा था। कोई खड़े होते थे तो उधर से तुरंत जो यहाँ का फोर्स था तुरंत आकर के बैठा देता था। एक लेडीज़ ही थी फोर्स यहाँ पे जो कि सबको आराम से संभाल लेती। और हमारे तरफ यहाँ 10-10 फोर्स भी रहते हैं तो लोग बात नहीं मानते। वहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि अगर एक इशारा भी कर दिया जा रहा था तो सब बैठ जा रहे थे। ये चीज़ मुझे वहाँ का बहुत अच्छा लगा। वहाँ का नियम कानून बहुत ही अच्छा है। कहीं पे भी थूकना, कहीं पे चल रहा है तो होता है ना कि टॉयलेट वगैरह बच्चे लोग कर देते हैं, ऐसा कभी वहाँ नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ तुरंत पैसे लग जाते हैं। अगर और नज़र भी सबका इतना तेज़ है, इतना साफ़ सफाई है कि तुरंत अगर बच्चे खड़े भी हैं क्या दिक्कत है, तुरंत पूछने के लिए आ जा रहे हैं कि वॉशरूम वगैरह यहाँ वहाँ मत करवाइएगा। बता दे रहे थे जगह पे कहाँ पे वॉशरूम है, सब चीज़ की सुविधा थी। पर अपने इंडिया में तो कहा ही नहीं जा सकता। और बाकी इंडिया तो खाने पीने के मामले में उस देश को भी मतलब बेकार ही कहा जाएगा, नेपाल को। और हमारे इंडिया के जैसा खाना वहाँ नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। परेशान हो जा रहे थे हम लोग। खाना अच्छे खाना जैसे होते हैं ना कि चावल सब्जी भी मिल रहा हो तो बढ़िया मिल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ होटलें थे जहाँ पे अच्छा थे खाना पीना, लेकिन खाने लायक नहीं था। हम लोगों में को यहाँ पे इंडिया में ढाबा में भी ऐसा खाना मिल जाता है जैसा वहाँ होटल में मिल रहा था। रेट भी बहुत हाई थी। कहने का है कि नेपाल हमारे देश से गरीब है, मुझे लगता है वो पैसे कमाने में ज़्यादा अमीर है और लूटने में भी अमीर है। हर जगह पैसा लगता है वहाँ पे, हर मंदिर में पैसा लगता है। बस ये पशुपतिनाथ में हम लोगों का पैसा, इंडिया का सिर्फ नहीं लगता है, बाकी सब अगर विदेशी लोग आते हैं उनका पैसा लगता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है।
अगर ऐसा कहीं है तो प्लीज़ आप लोग बताएं। मैं नेपाल में ही देखी हूँ कि किसी भी मंदिर में दर्शन करने का हम लोगों को सब जगह टोकन कटवाना पड़ रहा था, सब जगह मतलब पैसा जमा करना पड़ रहा था। कहीं 1000 था, कहीं 500 था, कहीं पे 50 रुपये भी था। पर होता है ना कि मैं मतलब मंदिर घूमने के लिए भी पैसा दो, ये वाला हाल था। पैसा देना है अंदर जाने के लिए। चलिए ठीक है, अब घूमने गए हैं तो पैसे की उतनी तो सोचना ही नहीं है, घूमने गए हैं तो खर्च तो होना ही है। ये पशुपतिनाथ जी का हम लोगों ने शाम को दर्शन किया। आज दिन भर हमारा नेपाल में ही बीता था और ये रात होने के बाद मैं थोड़ा सा मार्केट में हूँ। मार्केट भी इतना महंगा है, इतना महंगा है, अपने इंडिया से बहुत ज़्यादा महंगा है। अपने इंडिया में तो जैकेट वगैरह जैसे होता है ना कि फुटपाथ पे अगर मिल रहा है तो 200, 250, 300 में मिल जाते हैं। वहाँ फुटपाथ पे ही 2000, 1000 ऐसे मिल रहा था। बहुत मुश्किल से हम दोनों बेटियों को मतलब 600, 700 रुपये लग गए जैकेट लेने में, वो भी फुटपाथ पे लेने के। दुकान पे तो जाने के बाद रेट इतना हाई था कि जैकेट वगैरह ले ही नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने कहा कि इंडिया में कहते हैं लोग ना यहाँ सस्ता है वहाँ सस्ता, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ रह रहे हो इंडिया में, वहाँ पे जो सस्ता मिल जा रहा है हम लोगों को, कपड़ा हो, खाना हो, दूसरे शहरों में कहीं नहीं मिल रहा है, दूसरे देश में नहीं मिल रहा है। ये मैंने देखा। हम लोगों का बनारस ही सबसे अच्छा हम लोगों को लगता है, हर चीज़ सस्ता मिल जाता है। यहाँ अगर उधर से लोग यहाँ आते होंगे तो पैसा उनका महंगा पड़ता, पर यहाँ जब खाना उना खाते होंगे तो उनका मन भी खुश हो जाता होगा। हम लोग तो वहाँ खाना खाते थे तो लगता था कि एक दिन हम लोगों के माथा पे इतना भारी लग रहा था बस खाना खाने के कारण। खाना कहीं का अच्छा नहीं लग रहा था। मोमोज़ भी हमारे यहाँ का जो मोमोज़ होता है ऐसा वहाँ नहीं होता है, ऐसा उतना टेस्टी वहाँ नहीं बनता है। जबकि कहते हैं नेपाल तरफ के ही मोमोज़ वगैरह हैं, तो मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि हर चीज़ महंगा है। हमारे इंडिया में अगर 30-40 रुपये भी देंगे तो मोमोज़ प्लेट भर करके मिल जाएगा, 6 पीस 8 पीस। वहाँ पे मात्र 6 पीस मोमोज़ हम लोगों ने खाया, उसका इंडियन पैसा 210 रुपये था, नहीं 220 रुपये, और नेपाली में 200 शायद था। हम लोगों का तो सोच करके हम लोगों ने सोचा कि अगर 200 का है तो अच्छा बहुत सारा मोमोज़ देंगे, पर उसमें मात्र 6 पीस। हम लोगों ने पूछा भी नहीं, ऑर्डर कर लिया। चाउमीन मंगवाया, चाउमीन बिल्कुल सादा लग रहा था, टेस्ट नहीं लग रहा था। अपने इंडिया में अगर रेस्टोरेंट चले जाओ तो इतना टेस्टी खाना मिलता है, वहाँ रेस्टोरेंट में बैठने के बाद भी हमें कहते हैं ना कि अपना इंडिया का टेस्ट नहीं है, बहुत अलग है। अब सुबह शाम तो हो गया था, शाम होने के बाद अब हम लोग इतने थक चुके थे कि अब लग रहा था रूम पे जाएं। बस आरती खत्म होने की तैयारी में थे कि आरती खत्म होगा तो थोड़ा सा मार्केट करेंगे। बस इसी दिन हम लोगों का था। दूसरे दिन हम लोगों ने घूम करके डायरेक्ट हम लोगों का फिर ट्रेन था। यहाँ से हम लोग फिर से रक्सौल जाते, रक्सौल से फिर हम ट्रेन लिए, ट्रेन से फिर हम लोग वापसी हो गए वाराणसी के लिए। ये देखिए अभी आरती चल ही रहा है। अच्छा 45 मिनट का आरती हुआ, 7 बजने में शायद नहीं 7 बजे ये आरती स्टार्ट हुई और 8 बज गया था हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलने में। आरती बहुत अच्छा हो रहा था, यहाँ गाना बहुत अच्छा गा रहे थे खुद से। हम लोग कहते हैं ना जैसे कि जय बोलना होता है तो कहते हैं भोले बाबा की जय होती है ना, वहाँ पे को कहते थे। जैसे पशुपतिनाथ को जय ऐसे कहा जाता था। हम लोग कहेंगे तो हम लोगों की तरफ कहेंगे पशुपतिनाथ की जय, और वो लोग कहते थे पशुपतिनाथ को जय। हम लोगों को वो शब्द थोड़ा सा लग रहा था, पर हो सकता है उनके शब्द के लिए वो इज्जत हो, हमारे तरफ के लिए वो इज्जत नहीं हो सकता है भगवान के लिए। लेकिन आरती बहुत अच्छा हो रहा था। देखिए यहाँ का ड्रेस भी अच्छा था, मैरून में वो लोग पहने थे और पीला में धोती था। पर जो मतलब कर रहे थे पूजा,
हमारे विश्वनाथ जी का सबसे पहले नाम लिया गया वहाँ पर। वही मैं देख रही थी कि कहीं भी चले जाइए विश्वनाथ जी का नाम पहले लिया जाता है। विश्वनाथ जी की मंदिर का हमेशा हर जगह हमने देखा। साउथ में भी गया तो वहाँ भी मैंने वही देखी, और यहाँ भी मैं गई तो यही देख रही थी कि विश्वनाथ जी के बारे में बताया भी जाता है और जय बोला भी जाता है सब जगह। अब देखिए यहाँ से आरती ख़त्म होने के बाद हम लोग निकल रहे थे बाहर। आरती का मैंने बहुत लंबा वीडियो ले लिया, जो कि मैं स्किप नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप लोग देखो, जो नहीं देख पाए हो इस मोबाइल में देखो, फिर आप लोगों का मन करे तो एक बार नेपाल घूम करके आओ। जो नहीं गए हैं, जो जा चुके हैं उनके लिए नहीं है। यही कि मंदिर भी अंदर में है, और ये जो नदी है, नदी का नाम मैं भूल रही हूँ, नदी भी अंदर ही है। और मंदिर के जो रास्ते हैं उसी रास्ते से लाश भी आते हैं, और जो मतलब कुछ भी जो एक ही रास्ता है, इसका कोई अलग रास्ता नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि गंगा जी के घाट अलग बने हुए हैं, उनका रास्ता अलग है। फिर विश्वनाथ जी जाने के लिए हम लोगों को अलग रास्ता चुनना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सारा चीज़ एक ही जगह है। आपको मंदिर अंदर में है, घाट भी अंदर है, वहाँ पे आदमी मतलब नहाना धोना जो करना है सब अंदर कर सकते हैं। वहाँ से तुरंत मंदिर का दर्शन भी आप कर सकते हैं। रात में भी हम लोगों ने देखा बहुत सारे बंदर, तो इतना थे वहाँ पे, पर कोई भी होते हैं ना, यहाँ इंडिया में बंदर होते तो बहुत तंग करते हैं, मतलब प्रसाद छीन लेते। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, हाथ में प्रसाद लेकर के आराम से बंदर लोग छीनते नहीं हैं। नहीं पूरा आ रहा है, पता नहीं वो लोग भी डिसिप्लिन में ही रहते हैं कि क्या, वहाँ के लोगों की तरह डिसिप्लिन बंदरों में भी है। और आप लोग बताएं कहाँ से आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट तो कम से कम कर दिया कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा वीडियो देखा कीजिए, तो मुझे और अच्छे तरीके से बनाने होता है ना, कि कुछ लोग देख रहे हैं तो उनको दिखाने के लिए भी इंसान थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो मैं भी कोशिश करूँगी। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए आवाज़ मतलब आ रहा होगा फंसा टाइप का। ये वीडियो जो है कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करें प्लीज़। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं इतना घूमती हूँ, तो कहते हैं ना लोग, किसी का आशीर्वाद लगना, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे फैमिली से हूँ नहीं कि कहीं टूर पे ले जाया करें, चाहे कुछ भी, कभी नहीं। मेरे फैमिली में कोई ऐसा नहीं करता है, कहीं नहीं जाता है कोई, सब घर पे ही रहते हैं। मैं उस घर की पहली बेटी हूँ जो कि मैं इतना घूम रही हूँ। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग सब पूरे हो चुके हैं, सारे ज्योतिर्लिंग पूरे हो चुके हैं, बहुत सारे देवी स्थान पूरा हो चुका है। यहाँ तक कि नेपाल में भी देवी स्थान था, सती जी का जो एक भाग नेपाल में भी गिरा हुआ है। इस मंदिर के बाद यहाँ पे आरती जब खत्म हो जाते हैं तो फिर मैं होटल की तरफ जाने लगती हूँ, क्योंकि होटल बिल्कुल जस्ट बगल में ही था हमारा, इसलिए मैं जाने लगती हूँ। पर यहाँ पे शाम को आरती देखने मेरी सास नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कहा मैं चल नहीं पाऊँगी। वो बिल्कुल चल नहीं पाती हैं, बहुत दिक्कत होता है उनको घुमाने में, पर घर में छोड़ना भी नहीं चाहते। दर्शन उन्हीं को करवाना है, सबसे बड़ा है कि मम्मी पापा को ही सारा चीज़ का दर्शन करवाना है। इनके पापा का कहना था कि मैं अपने मम्मी पापा को ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाऊँ।
बहुत बड़ी किस्मत की हो बात गया, है दिख कि रहा है। किसी को इतना अच्छा बेटा मिल जाता है, या किस्मत कह लीजिए उन लोगों का। हम लोग के पिताजी को तो हम लोग कहीं नहीं ले जा पाते हैं। हमें हमारा शौक ही रहता है कि हम अपने पिताजी को अपने पास बुलाते हैं तो वो आते भी नहीं हैं कभी भी कि हाँ बेटियों के साथ नहीं जाना चाहिए। नहीं ठीक है। कहते हैं ना कि पहले के ख्यालात के लोग कुछ अलग ही थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि बेटा और बेटी में जो इंसान अंतर करता है उन्हीं के मन में ये चीज़ होता है कि बेटियों के साथ कहीं नहीं जाना, सिर्फ बेटों के साथ जाना है। मुझे सबसे अच्छा लगा कि बहुत लोगों की किस्मत में तो नहीं होता है घूमना, पर मेरे किस्मत में है। पर कहीं ना कहीं मेरी नानी मुझे बहुत आशीर्वाद देती थी कि कहती थी कि तुम ऐसे घर में जाओगी, तुम बहुत पूरा, तुमको घूमने का शौक़ है ना। मैं बच्चे से कहती मुझे घूमने का शौक़ है। मुझे पढ़ाई में भी उतनी इंटरेस्ट नहीं लगते थे जितना घूमने में। मैं कहीं भी जगह चली जाती थी, एग्ज़ाम रहता था फिर भी भाग जाती थी किसी के साथ भी, दादी के साथ, बुआ लोग कहीं जा रही है उठ के साथ रो के निकल जाती थी। मेरी मम्मी बोलती भी थी कि लड़की को आदत हो गया, कोई कहीं जाता है तो रो रो करके चली जाती है। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं घूमूंगी। मेरी नानी कहती थी कि बेटा तुम इतना घूमोगी ना कि तुम खुद थकोगी घूमने से, तुम पूरा ऑल इंडिया घूमोगी। यहाँ तक कि मेरी नानी ने कहा तुम विदेश भी घूमोगी। मुझे कभी कभी लगता है कि कहते हैं ना आशीर्वाद नहीं लगता, पर मुझे लगता है आशीर्वाद लगता है। मेरी नानी का आशीर्वाद मेरे साथ बहुत ऐसा चीज़ हुआ है जो कि मेरी नानी ने कहा है। मुझे वो 2024 में छोड़ गए, पर वो मुझे दिल से आशीर्वाद हमेशा देते रहे। मेरी मम्मी उससे पहले छोड़ गई मुझे, माँ तो पहले ही छोड़ के गई थी, पर नानी का सहारा था। जब नानी छोड़ी तो मैं बहुत मतलब कमज़ोर अपने आप को महसूस करती हूँ। अब लगता है कोई नहीं है ऐसा जो मुझे आशीर्वाद दे सके। मुझे नानी और मेरी माँ बहुत प्यार करती थी, जो कि दोनों इस दुनिया में तो है नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद लग गया मुझे। मेरी नानी का कहना था कि आप घूमोगे, और मैं घूम रही हूँ। मेरा हर साल का टूर बनता है हर जगह का, बट अब लोगों को पता भी नहीं रहता कहाँ कहाँ का टूर बन रहा है। दोनों भाई खुद बनाते हैं और हम लोग सिर्फ घूमने पे रहते हैं, निकलने पे रहते हैं। यही है कि ऑल फैमिली जाते हैं हम लोग, 10 लोगों की फैमिली है। हमारे 2 बच्चे, हमारे बड़ी वाली जो दी हैं उनके 2 बच्चे रहते हैं, वो 2 हम, मतलब होते हैं ना कि इधर मम्मी पापा सब मिलाकर 10 लोग हम लोग फैमिली टूर जाते हैं सब जगह। आरती चल रहा था तो मैं कुछ बातें आपसे कर रही थी शेयर, पर आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, बात किया कीजिए, प्लीज़ आगे बढ़ाया कीजिए मेरा वीडियो को। ये पशुपतिनाथ जी का आरती जो आप लोगों ने देखा है कैसा लगा मुझे बताइएगा। पूजा होता है, मैं आरती के बारे में भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। हमारे बनारस की आरती तो ऐसे ही फेमस है ही, पर पशुपतिनाथ अगर जाएं तो सुबह की आरती नहीं देख पाएँ तो शाम की आरती ज़रूर देखें, और शाम की नहीं देख पाएँ तो सुबह की, लेकिन देखें ज़रूर। मैं ये कहूँगी अच्छा लगता है, शांति मिलती है, बहुत अजीब शांति मिलती है। यहाँ कोई उतना भीड़ भी नहीं रहता है, जैसे हमारे बनारस में इतना भीड़ हो जाता है, निकलने में 1 घंटा लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप तुरंत, मतलब इतना जगह है, इतना फैला हुआ मतलब जगह है कि आराम से निकल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ जैसा भीड़ भी नहीं है, वहाँ पे शांति बहुत है। और कुछ बाहर के लोग जो घूमने वाले थे, बाकी सब वहीं के नेपाल के ही लग रहे थे, कुछ विदेशी भी थे वहाँ पे। और ये नेपाली जो होते हैं ना, हिंदी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। आप उनकी भाषा नहीं समझ पाओगे, पर वो आपकी भाषा को बहुत अच्छा से समझेंगे। आज का रात ख़त्म हुआ, ये तीसरे दिन की सुबह है, जो कि मैं चंद्रगिरी हिल जा रही थी। ये चंद्रगिरी हिल में जब पहुंची 6 बजे चली गई थी, मैंने 5 बजे घर से निकल गई थी, 6 बजे इन्होंने यहाँ पहुंचा दिया। एक दिन पहले गाड़ी वाले ने कहा आप लोग नहीं कर पाओगे, चंद्रगिरी हिल नहीं जा पाओगे, जिसके कारण हम लोगों ने टाइम ही सुबह कर दिया। उन्होंने हम लोगों को 7 बजे कहा था, हम लोगों ने कहा आप 5 बजे ही आ जाओ, हम लोग निकल चलेंगे। लेकिन हम लोग को घुमाने के बाद ही
फिर से रक्सौल पहुंचाइएगा, मतलब नेपाल के बॉर्डर को पार करवाइएगा। उन्होंने कहा नहीं आपकी ट्रेन छूट जाएगी। हम लोगों ने जिद करके कहा नहीं छूटेगी, हम लोगों की छूटेगी तो हम लोग ना समझेंगे। वो कहीं घुमाना नहीं चाह रहा था, ड्राइवर सही नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं था। इसलिए मैं पहले कह देती हूँ, आप लोग बुकिंग करें तो ड्राइवर एक साथ 3 दिन का बुकिंग ना करें। हम लोगों ने करके बहुत बेवकूफ़ी किया, इसलिए हम लोग कहेंगे कि एक साथ मत कीजिए। अपना रेगुलर का रोज़ का वहाँ आराम से मिल जाएगा, अपना पर्सनल बुक कीजिए, रेगुलर के हिसाब से शाम को गाड़ी छोड़ दीजिए, फिर दूसरे दिन बुकिंग कीजिए, दूसरे दिन छोड़ दीजिए। अब हम लोगों ने चंद्रगिरी हिल गई जब, तो रोपवे बंद था, और रोपवे जो है बादल के बीच से जाता है तो बहुत अच्छा फ़ोटो आता है। तो रोपवे वाले ने कहा 10 बजे खुलता है। अब हम 10 बजे तक का इंतज़ार नहीं कर पाए, तो वहाँ के जो गार्ड थे उन्होंने कहा अगर आप पैदल जा सकेंगे तो एक और रास्ता है जो कि आपको पैदल ऊपर की तरफ नहीं हटता पहुँचाएंगे, जो कि गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर ऊपर है चंद्रगिरी हिल पे। तो हमने कहा कि हम लोग तो पैदल, जब वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ सारा पैदल कर लिया तो ये तो बहुत, अगर ये कह रहे हैं 1 घंटे का रास्ता तो आराम से कर लेंगे। जब हम लोगों ने दिन भर पैदल चला है, तो हम लोग देखिए ये बादलों के बीच देख रहे हैं, ये गाड़ी से दिख रही है बादल है, ये कोई भी मतलब जो है क्लियर शूट है, हमने इनमें कुछ सेट नहीं किया। ये देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत है। इस चीज़ को देखिए आराम से। इधर से लेना रहेगा तो हम नहीं आएगा। ये बताइए कि कैसा है, लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो स्वर्ग लग रहा था कि जो मैं टीवियों में देखती थी, शिव जी बैठे हुए हैं, मतलब पर्वत पे बैठे हुए, लग रहा था कि ऐसा ही जगह मैं आ गई हूँ। ऐसा खूबसूरत जगह मैं इतना जगह घूमी हूँ, कहीं नहीं देखा। स्वर्ग से भी सुंदर कहते हैं ना, ये जगह स्वर्ग से भी खूबसूरत था। अब मुझे लगता है स्वर्ग कैसा रहता होगा तो ऐसा ही रहता होगा, इतना खूबसूरत जगह था। ये देखिए हम मंदिर पहुंच चुके हैं ऊपर की। पैदल मुझे 1 घंटा लगा, लेकिन पैदल में हमारे हालत ख़राब हो गए, रास्ता बिल्कुल सही नहीं था। बारिश की वजह से रास्ता कीचड़ पूरा भरा हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने बच्चे को नीचे छोड़ दिया था और मम्मी पापा को नीचे छोड़ दिया था। बाकी हम लोग 6 लोग ही ऊपर आए थे, दोनों बेटे आए थे हमारे, क्योंकि ये लोग बड़े हैं तो ये लोग चल लिए, बच्चे नहीं चल पाते। फिर हम गोद में भी नहीं ले पाते, क्योंकि कैसे लेते, रास्ता इतना ख़राब था कि अब हो गया। इधर से ना ये आए थे ना, यहाँ ताला वाला जो लगा हुआ है। खाना मिल जा रहा है यहाँ से नहीं। हाँ यहाँ का नहीं तो साथ ही जाएगा, नहीं, जहाँ इसका घर है उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो ये साथ में आया है? कहाँ से आया है ऊपर से? क्या जी कहाँ के हो? कौन? पुराने जन्म का यही कहता है ना कि किसी से मुलाकात ऐसे थोड़ा है। कुछ तो था जो इतना को आया। ये सब देखो इंडिया में है नहीं, ये विदेश का है एक तरह से। देखिए यहाँ वो बांधता है, ताला बांधता है। हाँ पहला जगह ऐसा देखे कि यहाँ ताला बांधता है। नहीं, कई जगह इंडिया में भी हाँ ताला लगता है, बड़ा बड़ा नहीं, बड़ा जैसा मन्नत रहता है वो सब ताला लगता है। ये देखिए साइकिलिंग वगैरह का यहाँ है, वहाँ तो फ्री फॉल है, कूदने वाला। वाह चलो है कुछ का है। दादिये होंगी, काहे वही नहीं ना घूम पाई कहीं, बेटा नहीं लेके जा पाया तब ना। पापा भी चाहते तो बहुत जगह घुमाते दादी को, लेकिन वो परिवार में जो घुस गए ना, इतना कोई नहीं। अरे नहीं उतना नहीं है, उतना चचेरा मचेरा हम घुसल रहेंगे। अभी भी कोई नहीं है डीएलडब्ल्यू का आदमी, तो जान जाइए डीएलडब्ल्यू में सोचिएगा जाना है। वो तो बीच हो जाए थोड़ा देर, व्यूज ले ले सब जगह का।
आँखों को। हाँ, ऊपर से टूटा तो साइड से टूटा था। भेड़ देखिए, भेड़ भेड़ आगे। इधर इधर हाँ हाँ दिखा भेड़। हाँ भेड़। देखो कितना इसका बाल अभी कटेगा, कितना बाल ऊन बनेगा। शेयरिंग कर देता है ना गोल्टी। इधर भी था पता नहीं आया कि नहीं। शीशा नहीं ना खुलता, यही तो दिक्कत। मार बोला खान। इतनी गजब लेकिन है ना। तो गिल्दू, ए गिल्दू देखो देखो बादल देखो, हम लोग बादलों के ऊपर कैसे चल रहे हैं। है पूरा।